नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन अभियान में सबसे आगे है भारत। WHO की बड़ी रिपोर्ट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना के लिए चीन को दोषी बता रहा है अमेरिका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कन्नी काटते हुए भी कर गए बचाव। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्विटर को केंद्र सरकार की अंतिम चेतावनी, लागू करें नए डिजिटल नियम वरना परिणाम भुगतने को रहें तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना वैक्सीन अभियान से सबसे आगे है भारत, अमेरिका और चीन। WHO। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना महामारी के बीच अब तक 200 करोड़ वैक्सीन के डोज वितरित किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 60% वैक्सीन की खपत भारत, चीन और अमेरिका में हुई है। WHO के महासचिव टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के वरिष्ठ सलाहकार लूस एल्वार्ड ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यह संख्या हमारी उम्मीद के मुताबिक है। संगठन ने कोवैक्स अभियान के तहत 127 देशों को 8 करोड़ वैक्सीन डोज पहुंचाई है। भारत, अमेरिका और चीन को 200 करोड़ में से मिले 60% टीके उनके देश में ही बनाए और वितरित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के लिए भारत ने 2 लाख कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता एंटोनियो गुटेरेस ने दी। दुनिया भर के करीब देशों में अब तक 0.5% वैक्सीन पहुंच पाई है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 10% है। ब्रूस एल्वार्ड का कहना है कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में दूसरी लहर आने के कारण वहां से आपूर्ति प्रभावित हुई है। अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की वैक्सीन वितरण नीति की प्रशंसा की है। अमेरिका 8 करोड़ डोज वैक्सीन देगा। इनमें से पहली खेप 2.5 करोड़ टीकों की अभी दी जा रही है। वैक्सीन प्राप्त करने वाले देशों में भारत प्रमुख रूप से है। जून के अंत तक 8 करोड़ वैक्सीन डोज दे दी जाएगी। भारत ने कोरोना की पहली लहर के बाद ही संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए 2 लाख वैक्सीन के डोज मुफ्त भेजे थे। अब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने बताया कि सभी शांति सैनिकों को भारत से भेजी गई वैक्सीन लगा दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के लिए चीन को दोषी बता रहा है अमेरिका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कन्नी काटते हुए भी कर गए बचाव। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के लिए जहां एक तरफ अमेरिका सहित अधिकतर देश चीन को जिम्मेदार बताते हुए वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति कन्नी काटते हुए भी बचाव कर गए। उन्होंने कहा है कि संकट का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर अधिक बोलने से बचते हुए कहा कि उनके पास इस मामले में कुछ दिलचस्प कहने के लिए नहीं है। रूसी राष्ट्रपति ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के वरिष्ठ संपादकों के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान कहा कि इस विषय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संकट का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। वह कोविड महामारी के कारण पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पुतिन ने अनुवादक के माध्यम से कहा, इस विषय पर पहले ही बहुत सारी बातें कही जा चुकी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में अधिक टिप्पणी करना व्यर्थ होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नया या दिलचस्प कह सकता हूं। स्पुतनिक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार। कोविड रोधी टीकों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों की रूसी निर्मित स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन करने की तैयारियों के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो टीका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विदेश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि टीका 66 देशों में बेचा जा रहा है। पुतिन ने कहा, हम 66 देशों में अपना टीका बेच रहे हैं। यह हमारे लिए एक बड़ा बाजार है। मुझे पूरा यकीन है कि यह आरोप व्यावसायिक कारणों से है, लेकिन हम मानवीय कारणों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। टीका प्रभावी है। इसकी प्रभाव क्षमता 97.6% है। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं और विदेशों में अपने उत्पादन का विस्तार करने के लिए तैयार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर को केंद्र सरकार की अंतिम चेतावनी, लागू करें नए डिजिटल नियम वरना परिणाम भुगतने को रहे तैयार। जी हां दोस्तों, ट्विटर और केंद्र सरकार में जारी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी है कि नए डिजिटल नियम तुरंत लागू करें वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले ट्विटर ने आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3 बड़े नेताओं की ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया था। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भी पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। हालांकि बाद में उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक बहाल कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप कोऑर्डिनेटर राकेश माहेश्वरी द्वारा 5 जून को ट्विटर को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि ट्विटर के पत्र में ना तो नए डिजिटल नियमों को लागू करने पर स्पष्टीकरण दिया है और ना ही उसे अमल में लाया है। मंत्रालय ने नए डिजिटल नियमों पर 26 मई 2021 को 28 मई 2021 को लिखे पत्र के आलोक में लिखा है कि ट्विटर ने आज तक कंप्लायंस ऑफिसर, शिकायत निवारण अधिकारी और नोडल अफसर का विवरण मुहैया नहीं कराया है। पत्र में कहा गया है कि ट्विटर का ऑफिस एड्रेस भी एक लॉ फॉर्म
चुका है जो नियमानुकूल नहीं है। मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है कि अगर ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों को नहीं माना तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत उसका इंटरमीडियरी का कानूनी दर्ज खत्म किया जा सकता है। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि भारत के लोग जो ट्विटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उन्हें साफ सुथरी मैकेनिज्म का अधिकार है ताकि उनकी शिकायतों का उचित निवारण हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में मंथन, नड्डा के घर 2 दिनों की मैराथन बैठक। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के कामकाज और संगठन में तालमेल की अंदरूनी जानकारी लेने के लिए हाल ही में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यूपी पहुंचा था, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लग रही थी। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारियों की 2 दिन की बैठक हो रही है। शाम को नड्डा के घर बैठक खत्म हो गई। माना जा रहा है कि दूसरे दिन उत्तराखंड के सीएम पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक के लिए बीएल संतोष, सीटी रवि, दुष्यंत गौतम, अरुण सिंह, डी पुरुदेश्वरी, दिलीप सैकिया पहुंचे। इस बैठक में माना जा रहा है कि आगामी चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बैठक में कोरोना महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों और पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान की समीक्षा की जा सकती है। आपको बता दें कि यूपी में भी साल 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि अंदर खाने किसी भी तरह की गड़बड़ हो। इन्हीं सब की खबर लेने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक मंथन किया था। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के बदलाव का फैसला नहीं लिया गया है और यह भी माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए अगला चुनाव भी यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में लड़े जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने लखनऊ आकर संघ के पदाधिकारियों और भाजपा के बड़े नेताओं से फीडबैक लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा एक्शन, फेसबुक ने अकाउंट किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक कंपनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। उनका अकाउंट साल 2023 तक के लिए बंद कर दिया है। कंपनी ने बाकायदा बयान जारी किया है। कंपनी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को जनवरी 2023 तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। कंपनी ने मैसेज दिया है कि भविष्य में नियम तोड़ने वाले विश्व नेताओं के साथ कंपनी कैसे व्यवहार करेगी। इससे पहले मई महीने में फेसबुक के स्वतंत्र निरीक्षण बोर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप पर अपने ब्लॉग को बरकरार रखा, जिसे 6 जनवरी को यूएस कैपिटल में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट किया था। हालांकि बोर्ड ने प्रतिबंध को अनिश्चितकालीन बनाना गलत बताया। फिलहाल अभी हिंसा के मामले को लेकर जांच की जा रही है। फेसबुक ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का निलंबन जनवरी की शुरुआती तारीख से प्रभावी था और शर्तों की अनुमति होने पर ही इसे बहाल किया जाएगा। ट्रंप के निलंबन की परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए हम मानते हैं कि उनके कार्यों ने हमारे नियमों का गंभीरता से उल्लंघन किया है, जो नए प्रवर्तन प्रोटोकॉल से बाहर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया चीन को झटका, चीनी कंपनियों के शेयरों में निवेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने चीन की कुछ और कंपनियों के शेयरों में अमेरिकी निवेशकों की पूंजी लगाए जाने पर रोक लगा दी है। चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बाइडेन प्रशासन की समझ में ये कंपनियां चीन की सेना और खुफिया तंत्र से संबंध रखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय से ऐसी प्रतिबंधित कंपनियों की अद्यतन सूची जारी की गई है। पहली सूची पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टकराव के दौर में जारी की गई थी। बाइडेन सरकार चीन के मामले में ट्रंप प्रशासन के रुख को बनाए हुए है। उसका नया आदेश 2 अगस्त से प्रभावी होगा। संशोधित आदेश में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है, यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अमेरिका की पूंजी से ऐसी किसी चीनी कंपनी को मदद न मिले जो अमेरिका और हमारे मित्र देशों की सुरक्षा तथा मूल्यों की अनदेखी करता हो। अमेरिकी निवेशकों ने चीन की कुल 59 कंपनियों के शेयरों में पूंजी डाल रखी है। उन्हें शेयर बेचने के लिए 1 साल का मौका दिया गया है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अमेरिकी रक्षा विभाग की प्रतिबंधित सूची में है। पहली सूची में 31 कंपनियां थी। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिका से यह आदेश वापस लेने का आग्रह किया ताकि चीन की कंपनियां भेदभाव मुक्त वातावरण में निवेश व व्यापार कर सके। प्रवक्ता ने कहा कि चीन अपने न्यायोचित अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ता के साथ आवश्यक उपाय करेगा। प्रवक्ता इन उपायों का ब्यौरा नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीति आयोग का बड़ा बयान, जून से सुधरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था और जुलाई से पकड़ेगी रफ्तार। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद जहां दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आने लगी है, वहीं भारत की कोरोना की दूसरी लहर से जंग जारी है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था से लेकर लोगों के रोजगार पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं अब भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नीति आयोग ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए देश के विकास के अनुमान का 1% अंक घटाकर 9.5% करने के कुछ
दिनों बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि आर्थिक सुधार जून 2021 से शुरू होगा और जुलाई 2021 में गति पकड़ेगा। राजीव कुमार ने अपने बयान में कहा कि अर्थव्यवस्था के ठीक होने के बाद विकास अनुमानों को संशोधित किया जाएगा। रिकवरी जून से ही शुरू हो जाएगी और जुलाई 2021 में इसमें तेजी आएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि दूसरी लहर के प्रभाव के कारण आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी विकास अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया, जो पहली तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था उम्मीद से कम सुधरेगी। वित्त वर्ष 2022 में हमारी अर्थव्यवस्था 10 से 10.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी, इसका थोड़ा असर होगा। कोविड-19 ने सरकार को अधिक निवेश करने, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि हमारा जीएसटी संग्रह बढ़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियार जब्त। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मनियाल इलाके में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ करके वहां से एक AK-47 राइफल समेत 5 आग्नेयास्त्र और कुछ अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना और पुलिस ने थाना मंडी के आजमताबाद क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद मनियाल, डाना और कोपरा में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान संयुक्त दल ने मनियाल के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया और 4 पिस्तौल के साथ 8 मैगजीन और 105 गोलियां बरामद की। इसके अलावा एक AK राइफल, 2 मैगजीन और 54 गोलियां तथा रस्सी बरामद हुई। इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पर्यावरण के मुद्दे पर लीडर की तरह हमें देख रही दुनिया, वैश्विक नजरिए संग आगे बढ़ रहा भारत, PM मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया और 2020-25 के लिए भारत में एथेनॉल मिश्रण की कार्य योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनावरण किया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि हमारे किसान साथियों से जब मैं बात कर रहा था तो कैसे बायोफ्यूल से जुड़ी व्यवस्थाओं को वे सहज रूप से अपना रहे हैं, ये उनका आत्मविश्वास बता रहा है। स्वच्छ ऊर्जा को लेकर देश में जो बड़ा अभियान चल रहा है उसका लाभ कृषि क्षेत्र को मिलना भी स्वाभाविक है। PM मोदी ने कहा कि अगर आप गौर से देखें तो 7-8 साल पहले भारत में एथेनॉल पर चर्चा दुर्लभ थी, लेकिन अब एथेनॉल भारत की 21वीं सदी की प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। यह पर्यावरण के साथ साथ किसानों के जीवन की भी मदद कर रहा है। हमने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरा करने का संकल्प लिया है। दुनिया भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, अब इसे जलवायु न्याय के लीडर के रूप में देख रही है। हम प्रमुख वैश्विक मुद्दे पर एक बड़ी ताकत बन गए हैं। भारत चुनौतियों के प्रति जागरूक। PM मोदी ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही है, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 21,000 करोड़ रुपए का एथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से गन्ना किसानों को इससे बड़ा लाभ हुआ है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के विजन को साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर कोलैबोरेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, भारत बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण साथ बढ़ सकते हैं। PM मोदी ने कहा कि हमने देश को 37 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब और 23 लाख एनर्जी एफिशिएंट पंखे उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत गैसों और सौभाग्य योजना के तहत बिजली ने करने में मदद की है, जिससे महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने इस रास्ते को आगे बढ़ने के लिए चुना है। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ हमारे वन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। हाल ही में हमारे बाघों की आबादी दोगुनी हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा एक्शन, फेसबुक ने अकाउंट किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक कंपनी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। उनका अकाउंट साल 2023 तक के लिए बंद कर दिया है। कंपनी ने बकायदा बयान जारी किया है। कंपनी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को जनवरी 2023 तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। कंपनी ने मैसेज दिया है कि भविष्य में नियम तोड़ने वाले विश्व नेताओं के साथ कंपनी कैसे व्यवहार करेगी। इससे पहले मई महीने में फेसबुक के स्वतंत्र निरीक्षण बोर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप पर अपने ब्लॉग को बरकरार रखा, जिसे 6 जनवरी को यूएस कैपिटल में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट किया था। हालांकि बोर्ड ने प्रतिबंध को अनिश्चितकालीन बनाना गलत बताया। फिलहाल अभी हिंसा के मामले को लेकर जांच की जा रही है। फेसबुक ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का निलंबन जनवरी की शुरुआत से प्रभावी था और शर्तों की अनुमति होने पर ही इसे बहाल किया जाएगा। ट्रंप के निलंबन की परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए
हुए हम मानते हैं कि उनके कार्यों ने हमारे नियमों का गंभीरता से उल्लंघन किया है, जो नए प्रवर्तन प्रोटोकॉल से बाहर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाने वाले हैं इमरान खान की कुर्सी, विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा, बोले पाकिस्तानी पीएम फौज की मदद से तख्तापलट की हो रही कोशिश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि खुद को लोकतंत्र समर्थक बताने वाले कुछ नेता फौज की मदद से उनकी सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिशों में जुटे हैं। इमरान खान के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे कुछ दिनों तक ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। एक हाईवे मरम्मत परियोजना की शुरुआत के मौके पर इमरान ने कहा कि विपक्षी नेता दिन रात जमहूरियत का राग अलापते हैं, हालांकि वे सेना की मदद से मेरी सरकार को गिराने की कोशिशों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि जब से वह सत्ता में आए हैं तब से विपक्ष उनकी सरकार को नाकाम साबित करने की कवायद में जुटा है। विपक्षी नेता पूछते हैं कि वह जिस बदलाव का नारा लेकर प्रधानमंत्री पद पर काबिज हुए थे उसका क्या हुआ। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि बदलाव रातों रात नहीं आता, इसमें समय लगता है। इमरान पर अभी तक आरोप लगता आया है कि वह सेना की मदद से सत्ता में आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री एवं PMLN प्रमुख नवाज शरीफ ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जैद अहमद का नाम लेते हुए कहा था कि इमरान की जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों ने 2018 के चुनाव में दखल दिया था। वहीं पाकिस्तान की रावलपिंडी रिंग रोड परियोजना ने देश में राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ साथ रावलपिंडी रिंग रोड परियोजना के घोटाले में कथित रूप से शामिल अन्य मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की थी। सबूत भी सामने आए हैं कि इमरान खान और पंजाब के CM उस्मान बुजदार ने RRR परियोजना का समर्थन किया था। ऐसे में अब पाकिस्तान की एंटी करप्शन एजेंसी ने इस परियोजना से जुड़े घोटाले की जांच शुरू कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समुद्र में चीन पाक को घेरने के लिए भारत का बड़ा कदम, 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत लगातार कदम उठा रहा है। भविष्य में तीनों सेनाओं की जरूरतों एवं सामरिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा सौदों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारत ने शुक्रवार को लंबे समय से लंबित 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दे दी। खास बात यह है कि इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण देश में होगा। यह परियोजना भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है। DAC ने मेगा परियोजना को मंजूरी दी। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस परियोजना को अनुमति दी है। परियोजना को अनुमति मिल जाने के बाद नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के देश में निर्माण के वास्ते प्रस्ताव का अनुरोध शीघ्र जारी किया जाएगा। यह प्रस्ताव मझगांव डॉक्स और निजी पोत निर्माण कंपनी LNDT को जारी किया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्ट 75 इंडिया की इन दोनों कंपनियों का चयन हुआ है। बता दें कि P75I रणनीतिक साझेदारी के तहत शुरू होने वाली पहली परियोजना होगी। इसकी रूपरेखा एवं प्रस्ताव NDA सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत मई 2017 में बनाया था। RFP जारी हो जाने के बाद ये दोनों कंपनियां अपनी तकनीकी एवं वित्तीय बोली लगाने के लिए चयनित 5 विदेशी पोत कारखानों में से किसी एक के साथ करार करेगी। ये 5 कंपनियां हैं रूस की रोसोबोरोनेक्स पोर्ट डूबिन डिजाइन ब्यूरो, फ्रांस की नेवल ग्रुप DCNS, जर्मनी की थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम, स्पेन की नविंतिया और दक्षिण कोरिया की दाएऊ। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि नीलामी के लिए चयनित होने में 1 वर्ष का समय लगेगा, फिर वास्तविक करार पर हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद पहली पनडुब्बी को मिलने में कम से कम 7 वर्ष लगेंगे। ऐसे में रकम भुगतान भी 10 से 12 सालों के बीच होगा। इस मेगा परियोजना के तहत बनने वाले 6 स्टील्थ पनडुब्बियां जमीन और हवा में मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी। इससे समुद्र में नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा की, टीकों की बर्बादी कम करने पर दिया बल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की शुक्रवार को समीक्षा की और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि सरकार टीका निर्माताओं को उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ ही वित्त पोषण और कच्चे माल की आपूर्ति में भी मदद दे रही है। मोदी ने विभिन्न राज्यों में टीकों की बर्बादी की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि बर्बादी की संख्या अब भी अधिक है और इसे कम करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को टीकों की मौजूदा उपलब्धता और इसे बढ़ाने के लिए रोड मैप के बारे में जानकारी दी। टीकों के उत्पादन में तेजी लाने में विभिन्न टीका निर्माताओं को मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। PMO ने कहा कि भारत सरकार टीका निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रही है और उन्हें अधिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना, कच्चे माल की आपूर्ति और वित्त पोषण में मदद कर रही है। PMO ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 45 साल से अधिक और 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों में टीकाकरण कवरेज की स्थिति का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें टीकाकरण की प्रक्रिया को लोगों के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए तकनीकी मोर्चे पर किए जा रहे विभिन्न उपायों से भी अवगत कराया। PMO ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में फंसे
विदेशी नागरिकों के वीजा 31 अगस्त तक वैध। गृह मंत्रालय। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों का भारतीय वीजा या ठहरने की अवधि 31 अगस्त तक वैध होगी। तदनुसार इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। एमएचए ने कहा कि मार्च 2020 से महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ान संचालन की कामना करने के कारण कई विदेशी नागरिक जो वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए थे, भारत में फंसे हुए हैं। इन विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जून 2020 को एक आदेश जारी कर यह सूचित किया था कि इन विदेशी नागरिकों के 30 जून 2020 के बाद समाप्त होने वाले भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 दिनों तक निःशुल्क आधार पर वैध माना जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने चीन तुर्की की मदद से पीओके में बनाई ड्रोन पोस्ट। कोरोना काल में भी जंग की जमीन तैयार करने से बाज नहीं आया पाक। जी हां दोस्तों, ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, पाकिस्तान साजिश रचकर जंग की जमीन तैयार कर रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।